वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी व्रेन। तो देखिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का टर्म 2 का चैप्टर नंबर 10, जिसमें कि हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में। तो व्हाट आर द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, उससे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं व्हाट इज ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशनली एग्जैक्टली होता क्या है? ग्रेविटेशन इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक फोर्स होता है। कैसा होता है नेचर में? अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है, यानी अट्रैक्ट करता है, खींचता, अपनी साइड खींचने की कोशिश करता है। ग्रेविटेशन इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, किसके बीच? बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स, यानी इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए एंड दिस इज ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। तो ग्रेविटेशन क्या होता है बेटा? ग्रेविटेशन इज ए फोर्स। ये क्या है? एक फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन। और कैसा फोर्स होता है? अट्रैक्शन, यानी कि ए ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करेगा बी को अपनी तरफ, ठीक है। तो ए ऑब्जेक्ट जो है ये अट्रैक्ट करेगा बी को अपनी तरफ, खींचने की कोशिश करेगा बी को बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दैट इज वन ऑब्जेक्ट इज ए एंड इन दिस यूनिवर्स, यानी कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो जाए। तो ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं, तो ए ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करेगा बी को। इसी तरह से क्या होगा? बी ऑब्जेक्ट जो है ये अट्रैक्ट करेगा किसको? ए को अपनी तरफ, ठीक है। तो इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। कोई भी ले लीजिए बेटा, ये चौक ले लीजिए, ये बोर्ड ले लीजिए, मैं ले लीजिए, ठीक है, मेरा मोबाइल ले लीजिए, रिकॉर्डिंग, ठीक है, जहां से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, या बोर्ड ले लीजिए और मैं ले लीजिए। कोई भी दो पर्सन ऐसे पर्सन ले सकते हैं, डेड, ठीक है। तो जैसे बोर्ड है तो डेड हो गया, ठीक है। इसी तरह से चाहे लिविंग हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, कैसे भी, यानी कह रहा है इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता ही लगता है। और ये हमेशा कैसा होता है? अट्रैक्टिव इन नेचर, हमेशा अट्रैक्ट करेगा, कभी भी ये रिपेल नहीं करेगा एक दूसरे को। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं कि भाई देखो, अभी हमने पढ़ा था व्हाट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एक फोर्स होता था जो किन्हीं भी दो एनी टू ऑब्जेक्ट के बीच लगता था, और हर कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अटैक करता है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट में से एक दूसरे को अटैक करते हैं। तो इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एनी टू, अपनी मर्जी से आप ले लीजिए, वो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स जो है किस रूल के अकॉर्डिंग चलता है भाई? जैसे, ठीक है, कोई भी चीज़ को हमें रन कराना होता है तो उसके लिए कुछ रूल्स बने होते हैं, ठीक है। तो जैसे भाई हमें अपने शरीर से काम करना है, सुबह उठ के स्कूल जाना होता है, काम करना होता है, तो उसके लिए खाना खाना जरूरी है, एनर्जी लेना जरूरी है। एनर्जी नहीं लेंगे तो बॉडी काम करना बंद कर देगी, ठीक है। तो नेचर ने हर चीज़ के लिए रूल बनाए हैं। ऐसे ही उस फोर्स की वैल्यू, ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, कब वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इस तरह से कंफर्म करने के लिए, ठीक है, तो हमने क्या किया? एक रूल बनाया, एक लॉ बनाया, ठीक है। तो उस रूल को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उस लॉ को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी जिस रूल, जिस लॉ के अकॉर्डिंग ये फोर्स की वैल्यू हम फाइंड आउट क्या करेंगे, उसको बोलेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और यूनिवर्सल क्यों बेटा? पूरे यूनिवर्स में ये वैलिड रहेगा, चाहे कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ये लॉ गलत नहीं होने वाला है। दिस लॉ कभी भी क्या होगा बेटा? कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, तो इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्ट करते हैं दो ऑब्जेक्ट, किन्हें, है ना, कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। सपोज करो दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इट मींस ये जो है ए वाला इस बी वाले को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल, ठीक है। और क्या करेगा? बी वाला जो है वो इस वाले को, ए वाले को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो अब हमें ये जानना है कि भाई एग्जैक्टली ये एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं भाई, ठीक है। हमने बताया कि अटैक करता है, खींचता है, अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है, ठीक है। ये अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव नहीं होता है, ठीक, इतना पता चल गया। अब कितना फोर्स लगा रहे हैं, वैल्यू कैसे निकालें भाई? पता कैसे लगाएं कितना लगा रहा है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो कह रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हमने मान लिया इस पे जो फोर्स लगता है उसको क्या नाम दे दिया हमने? एफ, ठीक है। तो सपोज करो इन दोनों के बीच, दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा? एफ। इनके बीच एफ फोर्स लग रहा है, ठीक।
आप देखो कह रहा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इट इज प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब किसके समानुपाती या किस पर डिपेंड करता है, ऐसे समझिए आप, ठीक है। इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, यानी कि भाई ये ऑब्जेक्ट है तो इसका भी कोई मास रहा होगा, सपोज करो इसको नाम दे दिया m1, इसका भी कोई मास रहा होगा, सपोज करो हमने इसको नाम दे दिया m2, ठीक है। तो भाई पहले ऑब्जेक्ट जो कि एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, पहले वाले का मास मान लिया m1, दूसरे वाले का मास हमने क्या मान लिया m2 किलोग्राम, है ना, kg में हो गया, ठीक। तो कह रहा है इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, ये बेटा प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ऐसा प्रोपोर्शनल होता है मींस डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, m1, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, यानी उनका जो मासेस का प्रोडक्ट होगा। मासेस का प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, देखो ऐसे m1 इंटू m2, भाई दोनों का प्रोडक्ट मतलब दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोपोर्शनल होता है दोनों मासेस m1 और m2 के प्रोडक्ट के, ठीक है, प्रोडक्ट मींस दोनों की मल्टीप्लाई के, यानी दोनों मासेस का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट जितना ज्यादा आएगा फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी, ठीक। इसको हमने मान लिया बेटा इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1, यानी उसने इस लॉ में जो बात कही हमने उसको फॉर्मूले की फॉर्म में यहां पे लिख लिया है, ठीक, ओके। एंड और भी कुछ कहा है उसने, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो बेटा प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में मतलब समझिए, जब कोई चीज कहा जाता है कि भाई A इज प्रोपोर्शनल टू B, यानी A B पे निर्भर करता है, प्रोपोर्शनल है, इन मीन्स अगर A की वैल्यू बढ़ेगी तो B की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है, A की वैल्यू बढ़ेगी तो B की वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर A की घटेगी तो B की भी वैल्यू घटेगी। तो इस रिलेशन को, ठीक है, एक दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, जो इसको कहते हैं बेटा प्रोपोर्शनल, ठीक है। एक के इंक्रीज होने पे दूसरा भी इंक्रीज हो जाए या एक के डिक्रीज होने पे दूसरा भी डिक्रीज हो जाए, तो इस रिलेशन को कहते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और इनवर्सली का मतलब क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीन्स होता है एक के इंक्रीज होने पे दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो जाए या दूसरी इंक्रीज होने पे पहली डिक्रीज हो जाए, ठीक है, यानी उल्टा रिलेशन हो तो इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। तो क्या कह रहा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और यही फोर्स जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे लिखेंगे बेटा, ऐसे 1 अपॉन, ठीक है। तो देखो ये क्या था, m1 m2 बढ़ेंगे तो f भी बढ़ जाएगा। अब f इसको कैसे लिखे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को 1 अपॉन करके, ठीक है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होगी। अब हमने क्या मान लिया बेटा, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, d, लेट हमने कितना माना बेटा, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d। तो कह रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2 इस तरह से। आप देखो बेटा, ठीक है, तो बुक में तो इतना ही लॉ लिखा है, ठीक है, इनको मर्ज करेंगे भी, है ना, फाइंड आउट करेंगे आगे, लेकिन एक बात और ध्यान कर लीजिए बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं A एंड B, दो ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखो बेटा इसमें जो डिस्टेंस है वो भी आप मेंशन कीजिए जरा, यहां पे देखते हैं। देखो भाई ये दो ऑब्जेक्ट हैं, A है B है, ठीक। तो मेरे पास 3 ऑप्शन है। देखो बेटा मैं डिस्टेंस कहां से कहां ले सकता हूं, ये वाली डिस्टेंस एक ऑप्शन मेरे पास है, ये वाली डिस्टेंस ले सकता हूं, दूसरी इसके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस ले सकता हूं, ये भी मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है भाई, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस ले सकता हूं, और बिल्कुल इसके लास्ट वाले पॉइंट से और इसके लास्ट वाले पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ले सकता हूं, या इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका लास्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ले सकता हूं। सपोज करो मैंने इसको कहा, इस डिस्टेंस को कहा है 1, इसको कहा है 2, इसको कहा है 3। तो अब बताओ, खुद सोचो मुझे कौन सी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो बुक में तो इतना ही दिया है कि भाई डिस्टेंस बिटवीन 2, ठीक है, लेकिन हमको इसका मीनिंग समझना है, डीप में समझना है। तो आप जान लीजिए बेटा जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस हमको लेनी है वो उनके सेंटर टू सेंटर, यानी पहले वाले ऑब्जेक्ट का जो सेंटर होगा और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का जो सेंटर होगा, उन दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस लेनी है। तो इसलिए मैं यहां पे कहूंगा कि 1 वाली डिस्टेंस मुझे लेनी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एग्जाम में गलती करा सकता है, तो हो सकता है एक से ज्यादा डिस्टेंस आपको दी हो तो तब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के, पहले ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर की डिस्टेंस लेनी होती है, ठीक। अब देखो ये लाइन जो थ्योरी में लिखी हुई थी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोपोर्शनल होता है उनके प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, यानी कि उनके मासेज के प्रोडक्ट के, पहली बात हमने लिख दी। दूसरी, एंड यही फोर्स
एंड प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस ऐसे, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों लाइन को हमने एक फॉर्मूले की फॉर्म में यहां पे लिख दिया है, ठीक है। और जहां पे क्या है, m1 क्या है, मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और m2 क्या है, मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, और d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखो बेटा, इन दोनों को मर्ज करने का यानी जोड़ के, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के क्या हमें निकलने वाला, क्या ऑब्टेन होने वाला वो देखते हैं। अब देखो बेटा, क्या मैं इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूं, भाई जब प्रोपोर्शनल का साइन है तो दोनों को मैंने जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या आया, m1 इंटू m2 और डिवाइड बाई डी स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, m1 इंटू m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। इस तरह से मैंने को दोनों को मर्ज कर दिया, m1 m2 लिख दिया और डी स्क्वायर नीचे था डिवाइड में, ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया। अब देखो यहां पे लिख देना, अगर नीचे दिखाई नहीं दे रहा फिर से लिख देना है, एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। ये आ गया हमारा फोर्स का फॉर्मूला, कौन सा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशन फोर्स जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसका फॉर्मूला ये आ चुका है। अब भाई देखो, मुझे ये प्रोपोर्शनल वाला साइन समझ में नहीं आता है ना, मुझे तो सर इक्वल वाले साइन समझ में आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलते हैं, भाई मुझे तो इक्वल वाला साइन समझ में आता है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये प्रोपोर्शनल का साइन ये तो हमको सर कंफ्यूज कर देगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है और उसके प्लेस पे लाया जाता है इक्वल का साइन, यानी कि इस साइन को, प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल के साइन में मैं कन्वर्ट करूंगा, तो मेरे सामने यहां पे एक नई चीज प्रकट हो जाएगी, ठीक है। नई चीज क्या आएगी बेटा, एक कांस्टेंट आएगा। नई चीज क्या आएगी, एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट का नाम क्या दिया हमने, उस कांस्टेंट का नाम दिया है कैपिटल जी। क्या है, कैपिटल जी। ओके, अभी देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है। फिलहाल एक कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस किया है यहां पे, जिसका नाम दिया हमने कैपिटल जी। चलिए देखते हैं, इनटू m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। तो इस तरह से ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया, F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो भाई, ये g क्या है, ठीक है, व्हाट इज दिस g। तो सबसे पहले हम वैल्यू बताएंगे इसकी, तो आपको ध्यान रखना बेटा, g की जो वैल्यू होती है वो होती है अराउंड 6.7 इंटू 10 टू की पावर माइनस 11, और यूनिट भी देख लिए बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्या यूनिट होती है, वैल्यू क्या होती है, 6.7 अराउंड, ठीक है, अराउंड मतलब लगभग इतनी होती है, ठीक है। तो अलग डिफरेंट बुक में थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, ठीक है। तो यानी 6.67 दिया होगा, किसी में कुछ दिया होगा, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज हम एक वैल्यू ले रहे हैं, जी इक्वल टू 6.7 इंटू 10 टू की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको जी को ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट इज दैट जी। तो देखिए स्टूडेंट, जी की वैल्यू हो गई 6.7 इंटू 10 टू की पावर माइनस 11, ठीक है। हालांकि कहीं कहीं पे जी की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो भी जान लिया, 6.673 इतनी होती है इंटू 10 टू की पावर माइनस 11, ठीक। अब सोचिए ये वैल्यू होती है ना, तो मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन के लिए हम 6.7 इंटू 10 टू की पावर माइनस 11 रख लिया करते हैं वैल्यू को। अब खुद सोचिए भाई, ये जी, पहले तो इसका नाम जान लेते हैं, नाम क्या है, तो इसका नाम है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। क्या नाम है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक, या इसको आप ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी बुला सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं इसको, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। अब चलते हैं, ये जी की वैल्यू जो है ये तो है, कहाँ से आई, तो बेटा एक्सपेरिमेंटली आई है, बार बार एक्सपेरिमेंट किए गए, मेजरमेंट किया गया, मापी गई ये चीज़, मेजर की गई, तब जाके, यानी, और डेफिनेटली एक चीज़ और जान लीजिए, ये कांस्टेंट है, इट मीन्स इट विल नॉट चेंज, ठीक है। इट मीन्स अगर ये कांस्टेंट है तो बेटा ये चेंज नहीं होगी। जैसे आप समझ लीजिए पाई की वैल्यू होती है, ठीक है, पाई की मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, 22/7 जैसे, है ना, तो वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है, वो चेंज नहीं होती। ऐसे ये जी की जो वैल्यू है ये भी चेंज नहीं होती है, ठीक है, ये भी आप जान लीजिए। चलिए, अब ये जी की वैल्यू आई, मतलब आई तो यहाँ से एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन की गई। अब देखो इसकी जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये कहाँ से आई, तो बेटा देखो ये यहाँ से आई है, तो हम जानते हैं जी m1 m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर इक्वल टू एफ, ठीक है। अब जी को हम इसी साइड रहने देते हैं, बाकी सारी चीजें उधर लेके जाते हैं। तो देखो बेटा, डी इधर है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर ये डिवाइड में था तो एफ की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और m1 m2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएंगे।
अब सोचो बेटा, हमें जी की यूनिट निकालनी है। क्या निकालनी है? जी की यूनिट। तो देखो बेटा, एफ होता है फोर्स, फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन। डी यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर, और मीटर का क्या है बेटा? स्क्वायर, और डिवाइड बाय m1 m2, तो m1 की वैल्यू भी हो गई किलोग्राम में और ये भी हो गई केजी में। ठीक, अब देखो बेटा इसको, तो यानी ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं हम लोग, है ना, क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम की पावर -2। ठीक है, तो देखो किलोग्राम की पावर कितना था? 2 था, यहाँ पे ऊपर आएगा तो यानी जब भी कोई पावर्स, ठीक है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। मींस किलोग्राम स्क्वायर था तो ऊपर गया, किलोग्राम की पावर -2 हो गई। अगर मीटर स्क्वायर को ऊपर से नीचे लेके जाते तो नीचे जाने के बाद ये m की पावर -2 हो जाता। ठीक है, तो यहां से हम इसकी यूनिट ऑब्जर्व करते हैं, इस फॉर्मूले से, यहीं से हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की है, तो कहीं और से ये वैल्यूज। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, क्या होता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, क्या उसमें टर्म्स होते हैं। ठीक है, m1 m2 g d डिस्टेंस और फोर्स। ठीक है, ये सब टर्म्स हमने पढ़े। अब देखते हैं व्हाई वी आर स्टडिंग दिस, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, क्या भाई ये हमें खाना बना के देगा, ये हमें पैसा देगा, क्यों पढ़ना है? वाई, तो किसी ना हर चीज की स्टडी का एक मैटर होता है कि भाई क्यों पढ़ना है, वाई आई एम स्टडिंग दिस। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है बेटा? देखिए, देखते हैं। तो भाई हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? भाई हमारे ये काम आता होगा, कहीं ना कहीं हम उसको यूज कर पातेंगे, ह्यूमैनिटी के अच्छे के लिए, फेवर के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, तभी हम इसको पढ़ रहे हैं। अगर इसका कोई यूज ना होता, वेस्टेज होता, तो हम क्यों पढ़ते? वाई। ठीक है, तो इट मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इस लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, कहाँ यूज हो सकता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं। तो आप लोगों ने एक कहानी तो सुनी होगी, ठीक है, कि भाई एक बार न्यूटन थे। ठीक है, न्यूटन का नाम पता नहीं कितनी बार आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, शायद इनफाइनाइट बार सुन चुके हैं। न्यूटन थे, न्यूटन थे, न्यूटन ने ये दिया, न्यूटन ने वो किया, न्यूटन ने जाने क्या क्या किया, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी होंगी। तो न्यूटन भाई साहब कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, न्यूटन भाई साहब बैठे थे कहाँ? पेड़ के नीचे। कौन से पेड़ के नीचे? एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे। ठीक है, अब न्यूटन भाई साहब को भी एप्पल का ही पेड़ मिला था। ठीक है, तो न्यूटन भाई साहब के ऊपर क्या हुआ? एप्पल गिरा। ठीक है, उनके सर के ऊपर आके एक एप्पल गिर गया। ठीक है, अब भाई साहब वो दिन था और आज का दिन है। ठीक है, न्यूटन ने भी कसम खा ली, ये मेरे ऊपर गिरा क्यों। ठीक है, न्यूटन ने क्या किया? कसम खा ली कि ये मेरे ऊपर गिरा कैसे। ठीक है, न्यूटन ने उस एप्पल का पूरा ऑपरेशन कर डाला। ठीक है, पूरा लॉ बना डाला। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, पूरा नियम दे दिया उसने। ठीक है, उस दिन अगर एप्पल को पता होता कि भाई मैं इस इंसान के ऊपर गिरूंगा तो ये पता नहीं कौन कौन से नियम कायदे कानून बना देगा, तो भाई एप्पल वहीं पे माफी मांग लिया होता उस दिन। ठीक है, और हमें ये सारा नियम वगैरह ना पढ़ना पड़ता। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते होंगे। ठीक है, तो इट्स इज ओनली फॉर फन। ठीक है, चलिए, तो देखिए क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखिए बेटा, द फोर्स दैट बाइंड्स, आपके एनसीईआरटी की बुक्स में भी दिया हुआ है, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, यानी कि हम लोग जो हैं, ठीक है, अर्थ से चिपके रहते हैं, बंधे रहते हैं हमेशा। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि भाई अर्थ पे हम अर्थ से 2 मीटर ऊपर उठे हुए हैं, ऐसा नहीं होता। अर्थ के कांटेक्ट में रहते हैं। वाई? ठीक है, हमेशा अर्थ से चिपके रहते हैं। क्यों? अर्थ हम पे ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगाती है। ठीक है, इसलिए ठीक है, हम भी लगाते हैं अर्थ पे, ऐसा नहीं कि हम नहीं लगाते हैं, हम भी अर्थ पे लगाते हैं, अर्थ भी हम पे लगाती है। ठीक, अब देखो भाई, तो यानी हम अर्थ पे हैं, अर्थ के कांटेक्ट में हैं, सरफेस में हम बाइंड्स रहते हैं, उसके चिपके रहते हैं। तो ये क्यों है बेटा? ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण, ड्यू टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेकेंड, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि भाई सन के चारों तरफ क्या घूमती है, हमारी अर्थ रोटेट करती है, घूमती रहती है, और अर्थ के चारों तरफ क्या घूमता है? मून घूमता रहता है। ठीक है, तो भाई ये उसके चारों तरफ घूम क्यों रहे हैं? घूमते घूमते कहीं और क्यों नहीं चले जाते, है ना? मॉर्निंग वॉक पे, इवनिंग वॉक पे क्यों नहीं चले जाते? डेली उसी के चक्कर काटते रहते हैं, है ना? सन के ही चक्कर काटते रहते हैं। कहीं दाएं बाएं चले गए होते घूमने, नेपच्यून, प्लूटो, चलो आज उससे मिल के आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? यानी कोई फोर्स है, अट्रैक्शन है, जो उनको एक रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करता है कि भाई आपको यही रास्ता करना है, क्योंकि मैंने आपको अपनी तरफ खींचा हुआ, फोर्स मैंने लगाया हुआ, आप इससे बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये करता है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसको बाहर नहीं जाने देता है वो। ठीक है, उस रेंज में ही रखता है। ठीक, और द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन।
ठीक है। सिमिलर थिंग आ गई द मोशन ऑफ द प्लेनेट, यानी अदर प्लेनेट, भाई अर्थ तो घूमती है सन के चारों तरफ घूमती है, इसी तरह अदर प्लैनेट्स भी घूमते हैं। ठीक है, तो अदर प्लैनेट्स का जो मोशन है अराउंड द सन वो भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं भाई, ड्यू टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। थर्ड वन, द फोर्थ वन, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड सन। ठीक है, अब टाइड्स क्या होती हैं बेटा? ठीक है, तो आप लोग जान लीजिए जो सी होता है हमारा, समुद्र होते हैं, उनके जो किनारे होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, उनमें क्या होती है? टाइड्स आती हैं। टाइड्स मतलब ज्वार भाटा का नाम आपने सुना होगा। तो हाई टाइड्स को बोला जाता है ज्वार और लो टाइड्स को बोला जाता है भाटा। ठीक है, पूरे टॉपिक को और डिटेल में जानने के लिए हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है ये। ठीक है, तो आप वहां पे ज्यादा देख सकते हैं। तो फिलहाल हम इतना जानेंगे, व्हाट आर द हाई टाइड्स एंड लो टाइड। ठीक है, तो देखो बेटा क्या होता है, कभी कभी समुद्र की जो लहरें होती हैं, वेव्स होती हैं, बहुत ज्यादा ऊंचाई तक उठ जाती हैं, तो उसको कहते हैं हाई टाइड्स। और जब बहुत ज्यादा डाउनफॉल, वाटर लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको कहते हैं लो टाइड्स। तो इसको कहते हैं ज्वार भाटा। ठीक है, और ये मंथ में लगभग एक बार आना होता है कंपलसरी है। ठीक है, चलिए, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड सन, ये किसके कारण होती है? तो अर्थ पे जो टाइड्स आती हैं, सी में जो टाइड्स, भाई सी कहाँ पे? अर्थ पे, तो उसमें जो टाइड्स वगैरह आती है किसके कारण होती है? ड्यू टू द मून एंड सन, यानी मून और सन का जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है अर्थ पे, उसके कारण होती हैं, ड्यू टू दैट। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। इट मीन्स कि देखो भाई, ये हमारी हो गई अर्थ, ठीक, ये हो गया है सन, ये सन हो गए हैं। ठीक, तो अर्थ बेचारी इसके चक्कर काटती रहती है, और बेचारा ठहरा मून, मून क्या करता है? अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है ना। और अर्थ ऐसे भी रोटेट करती है, तो ये भी अपना है ना चारों तरफ घूमता रहता है इसके। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, देखो बेटा, जब सन यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, ये हो गई अर्थ, ये हो गया सन, और ये हो गया मून। ठीक है, तो कभी यहाँ पे अब ये घूम घाम के इधर भी जाएंगे, दाएं बाएं भी शिफ्ट होंगे, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि भाई ये सन हो गया, ठीक है, ये हो गई अर्थ, ठीक है, और इधर ही हो गया मून, यहीं कहीं हो गया मून। यानी कि कभी कभी, यानी कि जब देखो इनके लोकेशन चेंज होती रहती है, इनके बीच की डिस्टेंसेस चेंज होती रहती हैं, तो इन पे लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स भी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो जब फोर्स चेंज होते रहता है, यानी कभी कम हो जाएगा, कभी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उनके कारण अनबैलेंस थोड़े से फोर्सेस हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो फोर्सेस घटते हैं, बढ़ते हैं, तो उनके कारण क्या होता है? टाइड्स आती हैं सी में। ठीक है, तो इनके ये बहुत सारे कारण, और ये भाई टाइड्स आ रही हैं, अगर हमको नहीं पता होगा कि टाइड्स आने वाली हैं, कब आएगी, नहीं पता होगा, तो बेटा वहाँ पे कोस्टल एरियाज में जो प्यूपिल ह्यूमंस वगैरह रह रहे हैं उनको डैमेज हो सकता है, लाइफ लॉस हो सकती है वहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे काम आती है, यानी ह्यूमैनिटी के फेवर में, ह्यूमैनिटी की मदद करने के लिए वहाँ पे चीज़ें काम आती है, इसलिए ये सारी हम चीज़ें। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं ये जो फोर्स का फॉर्मूला ये किस तरह से चेंज होता है, किस तरह से वेरी करता है। तो देखिए, फॉर्मूला हम जानते हैं F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए क्या होगा, यानी कि फोर्स जो है, ग्रेविटेशन फोर्स है, डिपेंड करता है m1 इंटू m2, यानी कि दोनों मासेस के प्रोडक्ट पर। इट मीन्स, ठीक है, इस फॉर्मूले से क्या क्या मीनिंग निकाल सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो, पहला मीनिंग जो निकलता है, इट मीन्स मोर द मासेस। ठीक है, क्या मीनिंग निकलता है बेटा? मोर द मासेस, मोर द ग्रेविटेशन फोर्स, मोर द ग्रेविटेशन फोर्स। यानी कि मासेस की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, चाहे किसी एक मास की वैल्यू बढ़े, चाहे दूसरे की वैल्यू बढ़े, चाहे दोनों की वैल्यू बढ़े, यानी कि फर्स्ट मास की वैल्यू चेंज हो, इंक्रीज हो, या सेकंड मास की वैल्यू इंक्रीज हो, तो भी क्या होगा? ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, मास 1 की वैल्यू डिक्रीज हो या दूसरे मास की वैल्यू डिक्रीज हो, तो भी फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, ऐसे। सेकंड रिजल्ट क्या निकलता है बेटा? यहाँ से सेकंड रिजल्ट ये निकल रहा है, इट मीन्स अगर d की वैल्यू कम होगी, आप देखिए बेटा d डिवाइड में है, तो d की वैल्यू कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो f की वैल्यू बढ़ जाएगी। d की वैल्यू डिक्रीज करने का मीनिंग समझ रहे हैं आप? ठीक, तो देखो बेटा, एक ऑब्जेक्ट ये था, एक ये ऑब्जेक्ट था। ठीक है, सपोज करो इनके बीच की डिस्टेंस एज्यूम कर लेना है ना, अभी कितनी थी? 10 किलोमीटर। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने कम कर दी, डिक्रीज कर दी, मतलब अब ये थोड़ा पास पास आ गए। ठीक है, अब कितनी हो गई? सपोज करो 5 किलोमीटर। कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। डी की वैल्यू कम करने का मतलब, डिक्रीज करने का मतलब वो पास पास आ गए। तो यानी दो ऑब्जेक्ट जब पास पास आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं, तो डेफिनेटली उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। यानी पास पास आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, दूर दूर हो जाएंगे तो फोर्स घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं आप, लेस
द डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से क्या कह सकते हैं, लेस द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, लेस द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यानी दोनों के बीच डिस्टेंस लेस होगी, कम होगी, मोर द फोर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, मोर द फोर्स। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, यानी डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। थर्ड क्या ऑब्जर्वेशन यहां से निकल के आ रही है कि ग्रेविटेशन फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर, ये हमेशा कैसा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहां पे लिखेंगे इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है, कैसा होता है बेटा, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है, यानी इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी नेचर कैसी होती है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है, ठीक है, ये नेचर इसकी समझ में आती है कि ये हमेशा कैसा होता है बेटा, अट्रैक्टिव होता है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो यहां से निकल के आ रहा है बेटा, देखो फोर्थ पॉइंट, ठीक है, इट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कैसा होता है ये, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, यानी कि इसमें फोर्स लगाने के लिए, फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उसके लिए दोनों बॉडी का कॉन्टैक्ट में आना जरूरी नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट बोथ बॉडी विल बी इन कॉन्टैक्ट, नो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, ठीक है, यानी दो बॉडी अलग अलग है, दूर दूर है, तो भी वो फोर्स लगा रही है, ठीक है, तो ऐसी बॉडी जिसमें, ठीक है, ऐसा फोर्स जिसमें दो बॉडी को कांटेक्ट में आना पड़ता है, टच करना पड़ता है, उसको कहते हैं कांटेक्ट फोर्स, और जिसमें दो बॉडी बिना कांटेक्ट में एक दूसरे फोर्स लगाती हैं उसको कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो ये कैसा, इट इज ए नॉन कांटेक्ट फोर्स, यानी कि ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। जैसे एप्पल गिरा तो एप्पल भाई अर्थ के कांटेक्ट में थोड़ी ना था, ठीक है, या ऐसे समझो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं और ये बेचारा माइक है, ठीक है, या ये समझ लो ये चौक, ठीक है, ये चौक क्या है, एयर में है अभी, ठीक है, और अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है, ठीक है, तो फोर्स लगा रही है तो इसका मीनिंग ये थोड़ी ना अर्थ इसके कांटेक्ट में, तो यानी कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है कैसा होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी, ये कुछ रिजल्ट्स है जिनका हम यूज आगे न्यूमेरिकल में चलेंगे या इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन देने में इन पॉइंट्स का यूज। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो फोर्स का फॉर्मूला था, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया था, Gm1m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, यानी कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के, इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, उनके बीच ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ठीक। तो अब देखते हैं भाई हम किससे डील करते हैं। तो बेसिकली हमारा फोकस इस चैप्टर में रहेगा अर्थ के रिगार्डिंग, यानी अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे क्या लगाती है, अट्रैक्शन फोर्स लगाती है। तो आइए इस चीज को, फॉर्मूले को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है तो कितना लगाती है, ठीक। तो देखो भाई हमने क्या किया, ये हमारी हो गई अर्थ, ठीक है, ये हमारी हो गई अर्थ, ठीक है। अब ऐसी क्यों बनाई, आप सर्कुलर बना सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या होती है हमारी अर्थ, कैसी होती है, अंडाकार होती है, अंडे की शेप की होती है, हालांकि ये कुछ टेढ़ी मेढ़ी बन गई, ठीक है, आप अज्यूम कर लीजिएगा, ठीक। तो देखो बेटा, एक बॉडी यहाँ पे है, सपोज करो ऐसे अर्थ की सरफेस पे रखी है, ठीक है, कहाँ पे है ये, अर्थ की सरफेस पे, आप इसको मान लीजिए ये एक बॉडी है जिसका नाम है ए, एक ये बॉडी है जो कि अर्थ की सरफेस पे रखी है जिसका नाम है बी, ठीक है, और ये आपकी हो गई क्या, अर्थ, ठीक है, ये क्या हो गई, अर्थ। अब देखो बेटा, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो अर्थ है इस बॉडी ए पे कितना फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है और बी पे कितना लगा रही है, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं अर्थ और इस ए बॉडी की, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं, अर्थ की एंड इस ए बॉडी की, ठीक। तो देखो बेटा क्या होगा, F इक्वल टू, यानी फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट ए, यानी कि ये अर्थ ए ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा रही है। तो सपोज करो इसको मैं नाम दे देता हूं FA, ठीक है। तो देखो बेटा G कांस्टेंट होता है, पहली बॉडी मैंने यहाँ पे माना है अर्थ को, ठीक है, तो यानी मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ को मैंने डिनोट किया है कैपिटल M से। दूसरी बॉडी क्या, अब इसको रब आउट कर देते हैं ना बी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ऐसे समझ लो आप, इस तरह से आप देख सकते हैं इसको कि भाई ये थी हमारी अर्थ, ठीक है, और ये दूसरी ऑब्जेक्ट था हमारा ए, ठीक है। तो भाई अर्थ के बीच में, हाँ इसको, ये अर्थ हो गई, ठीक है। तो अर्थ के और ए बॉडी के बीच में जो फोर्स लगने वाला है उसका नाम दिया हमने G, यानी कि कांस्टेंट M1। तो पहली बॉडी को मान लिया मैंने अर्थ, अर्थ के मास को डिनोट किया कैपिटल M से। दूसरी बॉडी है ए, तो जो ए बॉडी है उसके मास को मैंने डिनोट किया है किससे, MA से, ठीक है, डिवाइड बाई
दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। तो अर्थ के बीच की और इस ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है तो कितनी होगी, देखो ठीक है, यहां से ले रहे हैं अर्थ के सेंटर से, तो ये अर्थ का सेंटर हो गया, ठीक है, अर्थ का सेंटर, तो कितनी होगी देखो आर, यानी जितनी अर्थ की रेडियस हो जाएगी उतनी हो जाएगी दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब आपको यहाँ पे ये पॉइंट देखना है या सोचना है कि बेटा हमने क्या बताया था कि दो बॉडी के सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस होती है ना, यानी ये तो आपको सर इतनी डिस्टेंस लेनी चाहिए थी, आपने इतनी क्यों ली, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, अगर कभी भी और अर्थ दी है, आपको क्या दी है, अर्थ दी है और दूसरा ऑब्जेक्ट दिया है, और अर्थ के कंपैरिजन में दूसरा ऑब्जेक्ट दैट इज ए, सपोज करो भाई दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये हो गया, ठीक है, इसकी रेडियस है 100, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है, ये है सपोज करो 0.1। तो देखो 100 के रेस्पेक्ट में 0.1 बहुत छोटी है, तो हम अक्सर क्या करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल आएंगे, जो भी क्वेश्चन करेंगे उसके रेस्पेक्ट में, यानी अर्थ की जो रेडियस है अगर उसके रेस्पेक्ट में दूसरी, ठीक है, जो डिस्टेंस है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसकी रेडियस बहुत कम है, तो उसको हम मोस्टली नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट इन केस ऑफ दैट ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ के रेडियस के साइज के लगभग इक्वल आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तब आपको अर्थ की रेडियस और इसकी रेडियस को ऐड कर देना पड़ेगा। इट मीन्स मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर ये है ऑब्जेक्ट ए और ये है ऑब्जेक्ट बी, तो इस टाइम पे तो दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, तो इसकी रेडियस r1 और इसकी रेडियस r2 को आप ऐड कर देंगे। बट इन कंपैरिजन टू अर्थ की रेडियस बहुत ज़्यादा होती है, यानी 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, यानी ये वैल्यू, अर्थ की रेडियस बहुत बड़ी होती है, और अर्थ की सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, जैसे हम समझ लो हम हैं, ठीक है, और ये डस्टर हो गया, तो इसके सेंटर से दूरी डिस्टेंस क्या होगी, लगभग नेग्लिजिबल है, ठीक है, वो अर्थ की डिस्टेंस क्या होती है, कई किलोमीटर्स में होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कभी कभी उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आप समझ में आई बात, कब नेग्लेक्ट करेंगे, लेकिन अगर दोनों की रेडियस दी है तब आपको दोनों की रेडियस ऐड करके ही, दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल के ही क्वेश्चन करना है। बट यहाँ पे हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, तो यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, रेडियस ऑफ द अर्थ, और उसका स्क्वायर हमको कर देना है, ठीक है। अब समझ में आए कि हमने यार रेडियस ऑफ अर्थ क्यों ली है, क्योंकि अर्थ की सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको रेडियस ऑफ अर्थ ले लेंगे, क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है इसलिए, ठीक। चलिए, तो यानी कि इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम क्या दे दिया बेटा, तो पहले ऑब्जेक्ट हुआ ए, इस ए ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको नाम दिया FAGM, मास ऑफ अर्थ, स्मॉल a मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ठीक। इसी तरह से भाई कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, भाई ऐसा थोड़ी ना कि अर्थ की सरफेस पे एक ही ऑब्जेक्ट रखा है, दूसरा भी हो सकता है, ये लो सपोज करो यहाँ पे रखा है बी, अब अर्थ और इस बी ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो FB इक्वल टू G, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट इज अर्थ, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट दैट इज B, और डिवाइड बाई R स्क्वायर, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1, यानी पहले हमने यही फॉर्मूला किन्हीं दो ऑब्जेक्ट दैट इज अर्थ और ए के बीच लगाया, फिर यही फॉर्मूला अर्थ और बी के बीच लगाया, तो दोनों टाइम पे हमें इक्वेशन ऑब्टेन हुई 1 और 2। अब देखो बेटा, इस दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन चीज आपको मिल रही है, देखो ठीक है, क्या कॉमन चीज मिल रही है आपको, F इक्वल टू G कैपिटल M, मास ऑफ अर्थ, G कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो G इसमें भी है, M इसमें भी है, G इसमें भी है, कैपिटल M इसमें भी, मास ऑफ अर्थ इसमें भी है, और R इसमें भी है, तो यानी इन दोनों इक्वेशन से कुछ कॉमन चीज निकल के आ रही, यानी कि जब जब अर्थ फोर्स लगा रही है किसी ऑब्जेक्ट पे, चाहे वो A हो चाहे वो B हो, ठीक है, यानी अर्थ जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है तो उसमें कोई चीज कॉमन रहती है, सेम रहती है, क्या, दैट इज, अब देखो इनसे क्या समझ में आ रहा है हमको, इन दोनों केसेस में एक तो G कॉमन है, एक M कॉमन है, और एक क्या है, R स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। तो ये फैक्टर दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, G कॉमन है, कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ कॉमन है, और उसकी रेडियस कॉमन है, ठीक है, ये चीज कॉमन है। अगर आपको इसको फॉर्मूला बनाना है, ए ऑब्जेक्ट पे कितना लग रहा है, तो यहाँ पे मास ऑफ ए रख देंगे। अगर यहाँ पे आपको लगाना है कि बी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे रख देंगे आप मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। तो यानी इन दोनों से एफ के इक्वल नहीं हो गए, तो यानी दोनों इक्वेशन से हमने कुछ कॉमन चीज ऑब्टेन की, GM अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा, इस GM अपॉन R स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूं,
ठीक है। जी एम अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू मैं फाइंड करने की कोशिश करूं तो क्या निकल के आएगी। तो देखो बेटा जी की वैल्यू तो मैं आपको पहले ही बता चुका था, ठीक है, अराउंड 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलो, ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मास ऑफ द अर्थ। तो ये आपको रिमेंबर होना चाहिए, बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन में नहीं देगा कि मास ऑफ अर्थ कितना होता है, तो 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। और ये भी याद रखना आपको, रेडियस जो अर्थ होती है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ एक एवरेज वैल्यू ले रहे हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे क्यों हम एवरेज इसको बोल रहे हैं। तो रेडियस की अर्थ एक्चुअली चेंज होती रहती है, होती नहीं रहती है, मतलब चेंज होती है, मीन्स पोल पे कुछ और होती है, इक्वेटर पे कुछ और होती है, आप मूव करेंगे तो वो वैल्यू चेंज होती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि अर्थ अपनी रेडियस चेंज करती है, अर्थ अपनी रेडियस नहीं चेंज करती, आप जिस पॉइंट पे जाएंगे, जिस जगह बैठे हैं, वहां की रेडियस की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो इट मीन्स हम आर की एवरेज वैल्यू ले रहे हैं, तो जो होती है 6.4 इंटू 10⁻, कितना, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, इतनी होती है अर्थ की रेडियस की वैल्यू। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखो बेटा ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, 6.7 इंटू 10⁻11, m की वैल्यू पुट करेंगे 6 इंटू 10⁻24 और डिवाइड बाई करेंगे 6.4 इंटू 10⁻6 और इसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी अराउंड 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मुझे कैसे पता चला, तो बेटा यहां से निकालेंगे, इनके यूनिट रख के देखेंगे तो वो आएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू जब मैं कैलकुलेट करता हूं, ऑन एन एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, तो लगभग आती है 9.80, ठीक है। तो आपकी कुछ डिफरेंट भी आ सकते हैं, हो सकता है 9.7 आ जाए, 9.9 आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, और मैंने पहले ही कहा कि आर की वैल्यू एक एवरेज वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हमारी जो ये वैल्यू आती है वो आती है 9.80, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप जानते हैं कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है, ठीक है, किसकी यूनिट होती है बेटा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आता है आपका एक्सीलरेशन। क्या आता है, एक्सीलरेशन। अब देखो बेटा, तो यानी कि ये जो वैल्यू आ रही है इसी को हम कहते हैं जी, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है। यानी अर्थ जो एक्सीलरेशन पुट करती है, लगाती है, तो इट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसकी वैल्यू कितनी आती है 9.80। अब आपको फाइंड आउट पता चला होगा, ठीक है, कि ये जो जी होता है, स्मॉल जी होता है, जिसकी वैल्यू हमने 9.80 फाइंड करते रखते चले आते थे आज तक, तो वो 9.80 कहां से ऑब्टेन होता है, तो ये वैल्यू आती है आपकी यहां से। तो आपको यहां से सीधा सीधा क्लियर पता चल रहा है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जी होता है, वो डिपेंड करता है किस पे, मास ऑफ द अर्थ पे, एंड किस पे, रेडियस ऑफ द अर्थ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दो चीजों पे डिपेंड करता है, एम पे करता है और आर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यानी ये वैल्यू चेंज होंगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज जी की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मास ऑफ अर्थ का तो क्या होता है बेटा, मास ऑफ अर्थ क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, मोस्टली चेंज नहीं होता, ठीक है। अब इसको ऐसा ना मान लें, है ना, कि भाई मास ऑफ अर्थ 1 किलोग्राम बढ़ गया, 2-4 किलो, ठीक है। तो इतना ज्यादा मास इसका होता है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। उसमें 2-4 किलो घट भी गया, बढ़ भी गया, तो बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए मास ऑफ अर्थ को हम ऑलमोस्ट एक तरह से आप कह सकते हैं कांस्टेंट होता है, जी ऑलरेडी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो यानी आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि जी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर। यानी कि अर्थ की रेडियस की वैल्यू अगर चेंज होगी तो स्मॉल जी दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को हम अभी और ऑब्जर्व करेंगे, बिल्कुल डीप से ऑब्जर्व करेंगे कि भाई जी की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। यानी ये जो वैल्यू हम 9.80 लेते हैं, क्या ये वैल्यू भी चेंज होती है, यस। तो दैट इज द की पॉइंट कि जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी चेंज होती। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी अभी आपने ऑब्जर्व किया, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जी, उसकी वैल्यू होती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर जी इज, तो हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं होती है, गोले की तरह नहीं होती, तरबूज की तरह नहीं होती है, ठीक है। वो कैसी होती है, थोड़ी इलेप्टिकल शेप की होती है, ठीक है। कैसी होती है, थोड़ा इलेप्टिकल शेप की। अब देखिए ये जो पॉइंट्स होते हैं, ऊपर नीचे वाले पॉइंट्स, आप सभी लोग जानते हैं, इसको क्या बोला जाता है बेटा, इसको बोला जाता है पोल, इसको भी नीचे वाले को पोल बोला जाता है। और ये जो लाइन होती है सेंटर से, ये वाली जो लाइन जा रही होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको
इसको बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। देखिए बेटा, ये जो है पोल, अब आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, R1 ज्यादा है कि R2 ज्यादा है? ठीक है, विच इज मोर, R1 और R2? ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो पोल है, जब आप पोल पे बैठे हैं यहाँ पे, तो अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस होगी, जो R होगी, वो लेस होगी, ये डिस्टेंस कम होगी, और ये रेडियस क्या होगी, ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ज्यादा होगी, यानी R लेस है और इक्वेटर पे रेडियस की वैल्यू ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अर्थ की शेप बिल्कुल स्फेरिकल नहीं, स्फेरिकल होती तो R1 R2 बराबर होती, सेम होती। ठीक, लेकिन क्या है, पोल पे रेडियस की वैल्यू कम है और इक्वेटर पे क्या है, रेडियस की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि अर्थ की रेडियस की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। यानी आप यहां बैठे हैं तो अर्थ की रेडियस की वैल्यू कुछ और होगी, यहां पे हैं तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। ठीक, लेकिन पोल पे इसकी वैल्यू R1 है, ठीक है, और इक्वेटर पे क्या R2। तो यहां से ऑब्जर्व हो रहा है कि पोल पे कम होती है रेडियस और इक्वेटर पे ज्यादा होती है। अब देखिए, खुद देखिए, इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, फॉर्मूले ऐसे ही नहीं बनते हैं, तो ये जो फॉर्मूले होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो कहीं ज्यादा वैल्यूज हमको देते हैं। तो देखो बेटा, अब खुद सोचो, अगर आप पोल पे हैं तो R की वैल्यू क्या है, कम है, लेस है। ठीक है, आप सपोज करो R की वैल्यू लेस है तो G की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, R की वैल्यू क्या है, लेस, कम है। ठीक है, तो क्या होगी? तो सपोज करो, आप ऐसे समझो, एक मैं एग्जांपल देके बताता हूं। सपोज करो ये है 1/2, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.5। इसी को मैं कर दूं 1/8, तो 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? ठीक है, ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, 1/8 मैं इसको कर दे रहा हूं। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.1। ठीक है, फिर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 25 अराउंड कितनी आ जाएगी, 0.125, ये वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स अगर डिवाइड वाली वैल्यू इंक्रीज होती है, डिवाइड वाली वैल्यू बढ़ती है, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? अगर डिवाइड वाली वैल्यू बढ़ती है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू रखी है उसको इंक्रीज करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स जहां पे रेडियस की वैल्यू रहेगी कम, वहां पे जी की वैल्यू रहेगी ज्यादा, जहां पे रेडियस की वैल्यू रहेगी ज्यादा, मोर रहेगी, वहां पे जी की वैल्यू रहेगी कम। इट मीन्स इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है, आर की वैल्यू ज्यादा है, इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम हो जाएगी। इट मीन्स, तो यहां पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस रेडियस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ की जो रेडियस होती है, अर्थ इज लेस, सिंस रेडियस ऑफ अर्थ इज लेस एट पोल्स, कहां पे, पोल्स, सो वैल्यू ऑफ किसकी, जी, स्मॉल जी की बात करें, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की बात करें, स्मॉल जी की वैल्यू, सो वैल्यू ऑफ जी विल बी मोर। तो उस पॉइंट पे पोल्स पे जी की वैल्यू, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहने वाली है। ठीक, इसी तरह से आप इस सेकंड पॉइंट ये भी जनरेट कर सकते हैं यहां पे, सिंस वैल्यू ऑफ ऐसे लिख देंगे, अर्थ रेडियस, ठीक है, अर्थ की जो रेडियस होती है इज मोर एट इक्वेटर, सो वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, वैल्यू ऑफ जी इज लेस। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि पोल्स पे रेडियस की वैल्यू कम होती है, इसलिए जी की वैल्यू ज्यादा होती है, और इक्वेटर पे रेडियस की वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए जी की वैल्यू कम होती है। इट मींस, ठीक है, इसलिए आप समझ में आए, रेडियस डिफरेंट डिफरेंट होती है अर्थ की, इसलिए हमने पिछली बार जब लिया था तो आपको बताया था कि ये हम रेडियस की, अर्थ की रेडियस की वैल्यू जो ले रहे हैं, ये एक एवरेज वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभी इस तरह से आप ऑब्जर्व करेंगे, हम जी की वैल्यू क्या लेते हैं, और जी की वैल्यू कितनी आती है, एक नॉर्मल वैल्यू हम मान लेते हैं, लगभग एवरेज वैल्यू मान लेते हैं 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हाउ एवर दिस वैल्यू में चेंज, ये वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, पोल पे कुछ और हो सकती है, इक्वेटर पे कुछ और हो सकती है, लेकिन अगर ऐसे चेंज होगी तो इस तरह से तो कैलकुलेशन करना बहुत टिपिकल हो जाएगा, और खासकर 9th क्लास के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक एवरेज वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जी की वैल्यू कैसे चेंज होती रहती है, अर्थ सरफेस पे ही क्या हो जाती है बेटा, चेंज। तो आइए स्टूडेंट्स, अब कोशिश करते हैं कि वेट और ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है, इसमें कुछ सिमिलरिटी है, कुछ है ना कॉमन चीजें हैं, उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज वेट? वेट इज द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। और कौन अट्रैक्ट करता है? अर्थ ही करती है। ठीक है, अर्थ अपनी तरफ जो खींचने की कोशिश करती है, यानी कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे
अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको जो फोर्स लगाती है अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे, उसको कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का वेट। ठीक है, इट इज द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड, यानी ये वो फोर्स होता है जिससे कोई फोर्स को अट्रैक्ट किया जाता है टुवर्ड्स अर्थ, अर्थ की तरफ। और कौन करता है? वो अर्थ ही करेगी डेफिनेटली। ठीक है, तो यानी कि ये ऐसा फोर्स होता है जो अर्थ लगाती है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे अपनी तरफ खींचने के लिए। ठीक है, तो ये होता है वेट। ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर भाई मैं वेट का फॉर्मूला लिखूं तो इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट इज द फोर्स, वेट क्या होता है? इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम? जी, पहला ऑब्जेक्ट यानी ये हो गया आपका अर्थ और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, तो ये अर्थ जो फोर्स लगाएगी ए बॉडी पे, उसी को कहेंगे क्या? फोर्स। उसी को क्या कहेंगे? वेट। ठीक है, तो यानी कि अर्थ जो फोर्स लगाती है उसको कहते हैं वेट। सिंपल। तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशन फॉर्मूला लगाइए ग्रेविटेशन फोर्स का। तो जी, पहला ऑब्जेक्ट हो गया मास, दूसरा ऑब्जेक्ट यानी कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिवाइड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो हम क्या लेते हैं? ऑलरेडी रेडियस ऑफ अर्थ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस क्या मान लेंगे हम? ए की डिस्टेंस मान लेंगे, लगभग नेग्लिजिबल, यानी अर्थ के कंपेरिजन में बहुत कम होती है। तो यानी ये आ गया किसी भी वेट, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट का फॉर्मूला। सर ये क्या करा रहे हो? हमने तो कुछ और पढ़ा था। ठीक है, तो उसी पे लेके आ रहे हैं बेटा, क्या पढ़ा था और कहां से आया था वो यही जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो बेटा, फोर्स का फॉर्मूला ये है। इट मींस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा हम लोग, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम। और एम क्या है? एम है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। एम क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखो बेटा, और इस चीज को हमने क्या लिखा था? अभी आपको बताया है जस्ट 2 मिनट पहले। जी इक्वल टू क्या होता है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अभी अभी हम डिस्कस किया था। ठीक है, तो यानी कि जी क्या होता है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इट मीन जी एम अपॉन आर स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? स्मॉल जी। तो देखो बेटा, कर दो, इस पूरे की जगह क्या पुट कर देंगे हम? जी। ये लोग कर दिया जी इंटू एम। तो देखो बेटा, ये क्या बन गया? यही तो वेट का फॉर्मूला बन गया, यानी F इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज m इंटू जी। अरे भाई, यही तो वेट का फॉर्मूला होता है, बस उसको हम कहते क्या है? उसको कहते तो यही है, W बराबर mg। यानी कि जो अर्थ फोर्स लगाती है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर, तो वो जो फोर्स होता है वही किसके इक्वल होता है? वेट के। उसी को तो वेट कहते हैं। इट मीन्स ये दोनों चीजें क्या है? इक्वल हैं। इट मीन्स इसका मीनिंग ये निकला बेटा, तो अर्थ जो फोर्स लगाती है किसी ऑब्जेक्ट पर, अटैक करती है टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी टुवर्ड्स अर्थ, अपनी तरफ अटैक करती है अर्थ, तो उसको क्या कहते हैं? उसी फोर्स को क्या कहते हैं बेटा? वेट। समझे बात? तो ये पॉइंट क्लियर रहना चाहिए। अर्थ जो फोर्स लगाती है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, उसी को क्या कहते हैं? उसी ग्रेविटेशन फोर्स को कहते हैं हम वेट। ठीक, क्लियर हुआ पॉइंट? यानी कि F इक्वल टू W इक्वल टू M इंटू जी। ये बात क्लियर रहनी चाहिए। और यूनिट क्या होती है बेटा? न्यूटन। इसीलिए हम क्या करते हैं? फोर्स को ही मान लेते हैं क्या? वेट। कौन सा फोर्स? जो अर्थ लगाती है, यानी अर्थ लगाएगी फोर्स तो उसको बोलेंगे वेट। लेकिन अर्थ के अलावा कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स लग रहा है तो उसको आप वेट नहीं बोलेंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए, तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं मास एंड वेट में डिफरेंस। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली हमको समझ में आता है कि डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज़ मास। ठीक है, तो हम बोल देते हैं कि मास होता है, किलोग्राम में होता है। और वेट क्या होता है? सर वेट W इक्वल टू एम जी। तो जनरली हमको W इक्वल टू एम जी ही है ना फॉर्मूला, लेकिन उसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस हैं, तो बेसिक डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो इनको ईजिली समझ जाएंगे, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय द बॉडी। यदि मास क्या होता है? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, मैटर जो सब्सटेंस होता है, यानी किसी बॉडी के अंदर जितना मटेरियल होता है, ठीक है, जितना मैटर इकट्ठा है, ठीक है, उस क्वांटिटी को क्या बोला जाता है बेटा? मास बोला जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे मैं हूँ, मेरा मास सपोज करो 50 kg है, कोई दूसरा इंसान होगा तगड़ा होगा, ठीक है, उसके पास कितना होता है? 70 kg 80 kg हो सकता है, यानी उसके पास मटेरियल, ठीक है, कंटेंट ज़्यादा है उसके पास, ठीक है, उसके पास मैटर ज़्यादा है। ठीक है, तो इट मीन्स मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन बाय ए बॉडी, यानी किसी बॉडी के पास जो मैटर होता है उस क्वांटिटी को बोलते हैं मास। ओके, इट्स सिंपल। इट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब ये जो वेट होता है,
ठीक है, ये मास नहीं होता, मैटर की क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है, इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ये वो फोर्स की क्वांटिटी है जो कि अर्थ लगाती है। ग्रेविटी जहां कहीं आ जाए ग्रेविटी, इट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू अर्थ, ठीक है। तो इट इज द फोर्स, ये क्या है, वेट क्या है बेटा, वेट एक फोर्स है जो क्या करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है एक्टिंग ऑन द बॉडी, किसी बॉडी पे लगता है। और कौन लगाता है, ये ग्रेविटी का फोर्स कौन लगाता है, अर्थ लगाता है। तो स्पेसिफिक है कि अर्थ ही लगाएगा, ठीक, ओके। मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, तो मास कभी भी चेंज नहीं होता, ये कहीं ले जाओ इसको, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन है आपका कि मून पे वेट इतना है तो अर्थ पे कितना हो जाएगा, या अर्थ पे इतना है तो मून पे कितना हो जाएगा, बहुत जनरल क्वेश्चन है, इसको भी हम जब क्वेश्चन लेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जानिए, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, तो यहाँ पे लिखा मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, इट मीन्स इट विल रिमेन कांस्टेंट जब तक आप उसमें से मास हटा नहीं देते, ठीक है। इट मीन्स ये चाहे आप मून पे लीजिए, यानी प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं होता है, ठीक है। एक प्लेस पे ले जाओ, दूसरे प्लेस पे ले जाओ, मास कभी भी चेंज नहीं होता, इट इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, ठीक। सेकेंड वन देखते हैं, वेट वेरीज प्लेस टू प्लेस, यानी वेट को यहाँ पे वेट मेजर करोगे तो कुछ और आ सकता है, मून पे जाओगे तो कुछ और आ सकता है, नेपच्यून पे जाओगे तो कुछ और, यानी प्लेस टू प्लेस, या पोल पे जाओगे, इक्वेटर पे जाओगे तो डिफरेंट हो सकता है। यानी अर्थ पे भी 4 जगह पे आप नापोगे तो 4 जगह डिफरेंट वैल्यू वेट की हो सकती है, ठीक है। लेकिन इस लाइन को बिल्कुल याद कर लीजिएगा आप, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज करता है, कभी दे देता है कि भाई मून पे मास इतना है तो अर्थ पे कितना होगा, या अर्थ पे मास इतना था तो मून पे। तो आप ध्यान कर लीजिएगा, मास कभी भी चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, वेट चेंज होता है, ठीक है। वो किसके लिए अप्लाई होता है, वेट के लिए। तो उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे डीप में। नेक्स्ट, मास इज स्केलर क्वांटिटी, मास कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, स्केलर आप समझते होंगे, ठीक है, अदिश राशि, यानी जिसके पास दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो मास के पास केवल क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए इसको कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। बट वेट है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, वेट के पास डायरेक्शन भी होती है। और डायरेक्शन वेट किधर लगता है, जैसे आपका वेट है, हमारा वेट है, ठीक है, हर मटेरियल का अपना वेट होता है, ठीक है। तो इसका वेट कहाँ बेटा छोड़ देंगे, कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यानी वेट के पास हमेशा डायरेक्शन होती है, कौन सी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो डाउनवर्ड है उसके पास, यानी वो वेट जब कहीं लगेगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इट मींस उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। दैट्स व्हाई वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है, और डायरेक्शन है, और डायरेक्शन हमेशा, और हाँ ये देखना, वेट की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी टुवर्ड्स द अर्थ, ऐसे आप बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इट मीन्स आपको न्यूटन के 3 लॉज बताए थे, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया था, यानी मोर द मास मोर द इनर्शिया। इनर्शिया ज़्यादा होगा तो उसको पोजीशन से हटा पाना, डिसलोकेट कर पाना बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। यानी कोई भारी भरकम आदमी बैठा तो उसको धक्का देके हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो वो हटेगा नहीं, हिलेगा नहीं, यानी अपनी उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, यानी उसका मास ज़्यादा मीन्स उसका इनर्शिया ज़्यादा है, ठीक है। तो मास ज़्यादा मीन्स उसका इनर्शिया ज़्यादा है। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, यानी मास ही जितना ज़्यादा मास, उससे इनर्शिया को भी हम मेजर कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। वेट इज द मेजर ऑफ ग्रेविटी। वेट क्या है, इट इज द मेजर ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी मीन्स द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ, यानी किसी का वेट जितना ज्यादा है, इट मीन्स अर्थ उस ऑब्जेक्ट पे उतना ज्यादा फोर्स लगा रही है। उसका वेट क्यों ज्यादा है, क्योंकि अर्थ ज्यादा फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो इट मीन वेट ज्यादा है या कम है, अगर वेट, तो इट मीन्स उसकी ग्रेविटी कम है, यानी अर्थ उस पर कम फोर्स अप्लाई कर रही है। नेक्स्ट, यूनिट सभी लोग जानते हैं, जनरल चीज है। मास की यूनिट होती है केजी, और यूनिट किसकी होती है, वेट की, न्यूटन। अब देखिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ खरीद के लाते हैं, एप्पल खरीद के लाते हैं, ठीक है, या और भी कोई चीज़ खरीद के लाते हैं जिसका वेट मेजर करके लाते हैं, तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते इतने न्यूटन एप्पल खरीद के लाए, इतने न्यूटन टमाटो खरीद के लाए। हम क्या खरीद के लाते हैं, मास। वाई, बिकॉज मास नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस। यानी आप खरीद के लाए, घर पे ला के देखा तो उसका मास चेंज हो गया, तो मास तो चेंज नहीं होता ना, तो मास सेम रहता है, यानी वेट चेंज हो सकता है। तो हम कभी भी वेट मेजर करके घर पे नहीं लाते हैं, हम क्या मेजर करके लाते हैं, किलोग्राम में, यानी मास तोल के लाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है वो चेंज नहीं होने वाला, चाहे हम कहेंगे मार्केट से उसको खरीद के लाएं, ठीक, इट मीन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे मास और वेट के बीच में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, या आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब कंपेयर करते हैं मास
ऑफ अर्थ दिया है, रेडियस अर्थ दिया है, मास ऑफ मून दिया है, रेडियस ऑफ मून। ठीक है, तो एक जनरलाइज क्वेश्चन होता है, बहुत पेट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड वालों का। ठीक है, कि मास ऑफ मून और इनमें यानी मून में अर्थ में कंपैरिजन वो बहुत करते हैं। ठीक है, चलिए उसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि मास ऑफ अर्थ इक्वल टू 6 × 10⁻24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁻6 अराउंड। ओके, मास ऑफ मून इज इक्वल टू 7.36 × 10⁻22 kg एंड रेडियस ऑफ मून इज 1.74 × 10⁻6। और जी की वैल्यू तो हम सब जानते हैं। ठीक है, यानी अर्थ के बारे में तो हम जानते थे, 2 मून की वैल्यू हमने ऑब्जर्व की है, यहाँ पे ली है। अब इनसे कंपैरिजन करके देखते हैं क्या चीज़ वो कंपैरिजन कराता है आपसे। तो देखो बेटा, सभी लोग जानते हैं कि जी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल जी का Gm/r²। क्या होता है? Gm/r²। ठीक, तो इन केस ऑफ अर्थ ये तो हम पहले ही कर चुके हैं कि भाई अर्थ के केस में अगर बात करें, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आती है? अराउंड 9.80। ठीक है, ये हम वैल्यू पुट करके भी रख के दिखा चुके हैं आपको, जी अर्थ। ठीक है, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन दैट इज 9.80 आती है अराउंड। ठीक है, तो ये तो हम पुट करके दिखा चुके हैं। अब जी एम करके देखते हैं, यानी मून के केस में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो देखो फिर से वैल्यू पुट करेंगे, वही पहले जी की वैल्यू पुट करेंगे 6.7 × 10⁻11 इंटू एम, मास ऑफ मून। अगर मून के लिए निकाल रहे हैं वैल्यूज तो मून की वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगे। मास ऑफ मून दैट इज कितना है? 7.36 × 10⁻22। इस तरह से हमने वैल्यूज पुट यहाँ पे कर दी हैं। चलिए डिवाइड बाई r²। r कितना है भाई? ये है 1.74 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, इतना पुट कर दिया और उसका स्क्वायर भी करना है। तो आइए ये वैल्यू फाइंड आउट करके देखते हैं कि अराउंड कितनी आ रही है। तो जब आप लोग इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी अराउंड 1.62। ठीक है, कितनी आने वाली है? ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ये भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। यानी इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये मून पे जो जी की वैल्यू आएगी अराउंड 1.62। ठीक है, इक्वल लगभग के बराबर है। ठीक है, थोड़ी बहुत वैल्यू इधर उधर हो सकती है, यानी पॉइंट्स में वैल्यू थोड़ी वेरी कर सकती है। ठीक, तो यानी अब हम बात करें यहाँ पे जी ऑफ अर्थ डिवाइड बाय जी ऑफ मून। ठीक है, इनको दोनों का रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं, दैट इज जी अर्थ एंड जी मून। दोनों की इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2 करने की कोशिश करते हैं, क्या मिलेगा। तो देखो बेटा, मिलेगा क्या? 9.80 1.62। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी अराउंड किसके आसपास? ये मिलेगी वैल्यू, हाँ, 6/1। ठीक है, तो ये वैल्यू कितने में मिलने वाली है? 6/1। इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम। देखो एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज जी मून डिवाइड बाय जी अर्थ। उल्टा करके देखें तो क्या मिलेगा बेटा? 1/6। इट मीन्स यहां से क्या पता चल रहा है? अगर मून पे जी की वैल्यू है 1 तो अर्थ पे जी की वैल्यू है 6। ठीक है, ये जो रेशियो आया है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट मून डिवाइड बाय ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट अर्थ। ठीक है, यानी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑफ मून और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ का जो रेशियो है वो 1/6 है। यानी कि जी की वैल्यू अगर मून पे होती है 1 तो अर्थ पे कितनी होती है? 6 होती है। यानी अर्थ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू 6 टाइम होती है। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थ पे जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो 6 टाइम यानी 6 गुना होती है किससे? मून की वैल्यू से। ठीक, या इसको मैं सिंप्लीफाइड वे में कहूँ, जो आपका एनसीईआरटी कहता है GM, यानी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट मून इक्वल टू 1/6 ऑफ जी अर्थ। ठीक है, ये यानी कि आपसे मून पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए कही जाए तो आपको अर्थ का जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है दैट इज 9.80, उसका 1/6 कर देना है, तो ये आ जाएगी। तो यहां से हम ऑब्जर्व करते हैं कि भाई कौन सी चीजें क्यों कहता है वो, है ना, कि मून पे क्या हो जाता है? वेट 1/6 हो जाता है। तो एग्जैक्टली बेटा क्या होता है? ठीक है, क्योंकि जी की वैल्यू मून पे क्या हो जाती है? 1/6 हो जाती है। और हम सभी लोग जानते हैं कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं, यानी जी जो होता है मून पे वो क्या होता है? 1/6 हो जाता है। एग्जैक्टली होता क्या है? तो देखो बेटा, वेट का जो फॉर्मूला होता है W = mg होता है। क्या होता है? वेट का फॉर्मूला होता है W = mg। अब देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है ना, अर्थ पे मैंने तोला, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का मास है वो कितना है? 10 kg। कितना है? 10 kg। तो सपोज करो मैं उसका वेट, यानी अर्थ पे आपने एक एप्पल लिया या 1 किलो 2 किलो मतलब कुछ एप्पल ले लिए, कितने ले लिए? 10 kg। आपने एप्पल लिए 10 kg,
ठीक है। और आप जानना चाहते हैं कि इस 10 kg एप्पल का वेट कितना है, तो आप क्या करेंगे, m की वैल्यू रखेंगे 10 और g की वैल्यू रख देंगे 9.80, ठीक है। दैट इज वैल्यू आ जाएगी 98 न्यूटन, ठीक। इस तरह से आप निकाल देते हैं। लेकिन यही वेट अगर मुझे मून पे मेजर करना है, तो देखो बेटा, यही वेट अगर मैं मून पे मेजर करूंगा तो क्या करूंगा, देखो, मास इनटू जी। कहां पे, अब मैं कहां पे कर रहा हूं बेटा, मून पे। ये कहां किया था मैंने, ये किया था बेटा अर्थ पे। ये कहां पे किया था, अर्थ पे। अब मैं जब मून पे करूंगा, वेट निकालने की कोशिश करूंगा, फिर से मैं वही करूंगा। हमने बताया था आपको बेटा, मास चेंज नहीं होता, किसी भी प्लेस पे ले जाओ मास चेंज नहीं होता। तो ये 10 kg मास था, तो 10 kg मास ही रहेगा इनटू जी। जी चेंज हो जाएगा बेटा, ठीक है। इट मीन्स चाहे आप मून पे जाओ, नेपच्यून पे जाओ, प्लूटो पे जाओ, सन पे जाओ, कहीं चले जाओ, मास सेम रहेगा, बट जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो मून पे जी की, अब देखो ये मून पे था तो जी की वैल्यू भी मून वाली रखनी पड़ेगी ना बेटा। तो मून की वैल्यू कितनी है, तो यानी कि जी अर्थ कितना है 9.80 और उसका 1/6, ये लो। तो यानी अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 98 डिवाइड बाई 6 आ जाएगी।